अब हम बात करेंगे EDTA एंटीकोगुलेंट के बारे में। हेपेरिन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो एंटीकोगुलेंट है वो उसका नाम है EDTA। ठीक है, EDTA को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लें कि EDTA का पूरा नाम क्या होता है। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसको EDTA जो होता है ये कैसे वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, वर्क करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो EDTA जो होता है, EDTA प्रिवेंट कोगुलेशन बाय बाइंडिंग कैल्शियम व्हिच इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्या होता है जो EDTA होता है दोस्तों, EDTA क्या करता है या कैसे वर्क करता है, हमारे ब्लड को जमने से कैसे रोकता है। जब हमारा ब्लड जमता कैसे है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उसके प्रोसेस के द्वारा ब्लड हमारा क्लॉट होता है। ठीक है, तो EDTA क्या करता है, प्रिवेंट कोगुलेशन बाय बाइंडिंग कैल्शियम, कैल्शियम को बाइंड कर देता है। व्हिच इज एसेंशियल, जो क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है। जब कैल्शियम को बाइंड कर देगा, कैल्शियम को अगर क्लॉटिंग फैक्टर में वर्क नहीं करने देगा तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, इसका मेन मैकेनिज्म इसी तरीके से हमारा जो EDTA होता है वो वर्क करता है। ठीक है, EDTA यूज्ड फॉर रूटीन हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। EDTA सबसे मोस्ट कॉमन, अगर हम एंटीकोगुलेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले एंटीकोगुलेंट आपको कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे तो किसी भी एंटीकोगुलेंट का नाम अगर उसे नहीं पता है तब भी वो EDTA का नाम आपको ज़रूर से बता देगा। सबसे मोस्ट कॉमन या मोस्ट पॉपुलर बोलें तो सबसे मोस्ट कॉमन यही हमारा EDTA एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, जो कि हमारा रूटीन हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जाता है। डाई पोटेशियम एंड डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA आर कॉमनली यूज। जो EDTA होता है उसका डाई पोटेशियम या फिर डाई सोडियम इसका क्या होता है, साल्ट यूज किया जाता है। द टॉप कलर ऑफ बाइकोटेनर इज पर्पल। क्या होता है, एंटीकोगुलेंटेड वायल को या कंटेनर को हम उसके कैप के टैप के अनुसार उसको डिसाइड करते हैं। तो जो EDTA वायल होगा उसका जो टैप का कलर होगा पर्पल होगा, या फिर हम लोग लेवेंडर बोलते हैं, लेवेंडर कलर का होगा, या फिर पर्पल हो गया, लेवेंडर हो गया, और एक और कुछ कलर के नाम से इसको जानते हैं, बाद में बताएंगे उसको दोस्तों। तो पर्पल हो गया, लेवेंडर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। EDTA बाइंड, देखिए मैकेनिज्म क्या है EDTA का। EDTA बाइंड्स कैल्शियम, कैल्शियम को इसको चिलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, बाइंड करता है EDTA प्लस कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बना देता है और ब्लड को जमने से रोक देता है। ठीक है, EDTA मेनली दो प्रकार से पाए जाते हैं। कौन कौन से, डाइसोडियम EDTA, ठीक है, जिसे हम Na2 बोलते हैं, ट्राई या फिर डाई पोटेशियम K2 या K3, यही सारे हमारे जो EDTA होते हैं मोस्ट कॉमन होते हैं। अगर हम रेशियो की बात करें कि हमारे ब्लड में, या प्रोपोर्शन की बात करें कितना रेशियो होता है हमारे ब्लड में EDTA का, तो 1.5 मिलीग्राम पर ml ऑफ ब्लड यूज किया जाता है। अब हम जानेंगे कि इसका EDTA का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। CBC करने के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट करने के लिए। कंप्लीट ब्लड काउंट की बात करें हम तो इसमें प्लेटलेट काउंट हो गया, RBC काउंट हो गया, TLC हो गया, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हो गया, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मार्फोलॉजिकल अगर सेल की हमें स्टडी करनी है तो भी हम इसका यूज करेंगे। फॉर ब्लड स्मीयर बनाना है हम, उसके लिए भी EDTA का यूज करेंगे। HB एस्टिमेशन के लिए भी, रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए भी, HbA1c जो कि शुगर डायबिटीज पेशेंट का किया जाता है उसके लिए भी, G6PD डिफिशियंसी इत्यादि जांचों के लिए हम किसका यूज करते हैं, EDTA एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं। अब हम जान लेंगे कि EDTA जो होता है उसका कुछ डिसएडवांटेज होती हैं। डिसएडवांटेज क्या है, जब हम एक्सेस अमाउंट में जितना हमारा जितना यूज करना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए, एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ EDTA काज RBC श्रिंकेज। जब हमारे
EDTA का अमाउंट जो होगा ब्लड की अपेक्षा, मतलब ब्लड के कंपैरिजन में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा तो RBC क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा है नॉट सुटेबल फॉर कोगुलेशन, कोगुलेशन स्टडी के लिए इसको नहीं यूज किया जाता है। अगला है ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टोरेज ऑफ ब्लड इन EDTA, बहुत लंबे समय तक हम EDTA में अगर ब्लड को स्टोर करेंगे, स्टोरेज में रखेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। जो हमारी रेड सेल्स होंगी स्पेरोसाइट या क्रीनेशन चेंजेज आ जाएंगी। अब ये स्पेरोसाइट्स क्या होगा, हमारा जो RBC होता है बाइकॉन्केव होता है, लेकिन जब स्पेरोसाइट्स में हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। अब हम बात करेंगे क्रीनेशन की, तो क्रीनेशन हमारे कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है। अब बात करेंगे कि न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स में क्या चेंजेज आएंगे, जो लॉस ऑफ ग्रेन्यूल्स, जो इसके ग्रेन्यूल्स होंगे वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, लॉस होने लगेंगे। प्लेटलेट में क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होने लगा, धीरे धीरे ये डिसइंटीग्रेट होने लगा। TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो इसमें क्या होगा, प्लेटलेट काउंट जो होगा वो डिक्रीज होने लगेगा। ये इतना इसका डिसएडवांटेज होगा, रेशियो होगा। तो EDTA के बारे में हमने पढ़ा। अब इसका जो कलर होता है, इसका कैप का कलर होता है दोस्तों, वो पर्पल कलर का होता है या फिर लेवेंडर कलर का हम लोग इसे बोलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जो हमारा डबल ऑक्जिलेट एंटीकोगुलेंट होता है, या कुछ ऐसे भी वायल होते हैं, वैकुटेनर होते हैं, जिनमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, वो किस यूज के लिए होते हैं और वो कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डबल ऑक्जिलेट का जो मोड ऑफ एक्शन है या मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है। प्रिवेंट कोगुलेशन बाय प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के प्रेसिपिटेट के द्वारा जो डबल ऑक्जिलेट होता है वो मैकेनिज्म या वो कार्य करता है, ब्लड को हमारे जमने से रोकता है। इसका जो रेशियो की बात करें वो 1 से 2 मिलीग्राम पर ml ऑफ ब्लड यूज किया जाता है। 2 प्रकार के ऑक्जिलेट होते हैं, कौन कौन से, 2 ऑक्जिलेट आर यूज्ड। पहला है पोटेशियम ऑक्जिलेट, इसका वर्क क्या होता है, प्रिवेंट रेड सेल श्रिंकेज, जो RBC होती है उसको श्रिंक होने से बचाता है। और जो दूसरा पार्ट होता है अमोनियम ऑक्जिलेट का, ये प्रिवेंट क्या करता है, रेड सेल्स के स्वेलिंग को, रेड सेल्स की जो RBC होंगी उसको स्वेलिंग से बचाता है। इसका जो होता है 3 पार्ट होता है, इन दोनों का रेशियो होता है 2:3 का। ठीक है। 3 पार्ट हमारा अमोनियम ऑक्जिलेट और 2 पार्ट हमारा पोटेशियम ऑक्जिलेट। अब बात करेंगे इसका यूज कहाँ पे होता है, ESR में, PCB में, CBC। ESR का पूरा नाम इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, PCB का पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड CBC का कंप्लीट ब्लड सेल। ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात करें, इसका डिसएडवांटेज यही है, मार्फोलॉजी इज नॉट प्रिजर्व, मार्फोलॉजी को नहीं प्रिजर्व करता है। नॉट फॉर ब्लड स्मेयर स्टडी, इसका यूज ब्लड स्मेयर स्टडी के लिए नहीं किया जाता है। अब ऐसे भी कुछ वैकुटेनर होते हैं जिसमें एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। एक होता है मोस्ट कॉमन है SST, इसका पूरा नाम है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। इसका जो कैप का कलर होता है दोस्तों वो येलो होता है। तो इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, यानी कि नो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन दिस ट्यूब। अब होता क्या है इसमें, सिलिका पार्टिकल होती हैं, जो इसका वायल होता है दोस्तों, वैकुटेनर का ट्यूब होता है, इसके साइड में क्या होता है, सिलिका पार्टिकल्स लगे होते हैं, जो क्या किस के मदद में होते हैं या क्या वर्क करते हैं, एक्टिवेट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये सिलिका पार्टिकल हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट होने के लिए, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। और दूसरा एक इसमें जेल पाया जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरम सेपरेटर। ठीक है। तो जेल क्या होता है, बीच में ऐसे पड़ा रहेगा, जब हम ये हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा, पहला इसका काम क्या होता है, सिलिका पार्टिकल का काम होता है, एक्टिवेट कर देगा, ब्लड क्लॉट होने लगेगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, फिर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो हमारा RBC होंगी वो नीचे आएंगी और जो सीरम होगा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो सीरम सेपरेटर
इंटर पॉलीमर जेल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर पॉलीमर जेल बोलते हैं, जो क्या करता है, सेपरेट ब्लड सेल्स एंड सीरम। ब्लड सेल्स नीचे आ जाएंगे और सीरम कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट, मान लो कोई सैंपल हमें दूर ट्रांसपोर्ट करना है टेस्ट के लिए, तो हम इससे एसएसटी ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, इसका कलर कैसा होगा, येलो कलर का होता है। इसका यूज केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री बोल सकते हो, इम्यूनोलॉजी में सीआरपी टेस्ट के लिए, सी रिएक्टिव प्रोटीन, एलएफटी के लिए, आदि बहुत सारी जांचें हैं उसके लिए। अब एक बहुत कॉमन सा है दोस्तों, प्लेन ट्यूब जिसे हम लोग बोलते हैं। प्लेन ट्यूब, जो प्लेन ट्यूब होता है उसका कैप का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, इसमें भी कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होते हैं। यूज होता है केएफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, वायरल मार्कर या फिर कोई भी हार्मोनल टेस्ट है, या बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट इसी में परफॉर्म किए जाते हैं, जो भी सीरम से लगाए जाएंगे। सीरोलॉजी के टेस्ट सारे टेस्ट के लिए प्लेन ट्यूब यूज किया जाएगा। इसमें सबसे मेन आपको क्या ध्यान करना है या ध्यान देना है कि जब हम ब्लड कलेक्ट करेंगे प्लेन ट्यूब में, तो 10 से 15 मिनट के लिए इसको हमें रख देना है ताकि ब्लड अच्छे से क्लॉट हो जाए। आफ्टर देन हमें क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। तो सेंट्रीफ्यूज करने से पहले 10 से 15 मिनट के लिए उसको हम क्लॉट होने के लिए रख देंगे। ठीक है, इसके कलर, इसका जो कंटेनर होगा उसका कैप का कलर रेड होगा। ठीक है, तो ये सारे थे कुछ बायोकंटेनर जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब जो एंटीकोगुलेंट बचे हुए हैं वो सारे ब्लड बैंक में यूज किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना है दोस्तों, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट सोडियम साइट्रेट के बारे में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सोडियम साइट्रेट क्या होता है। सोडियम साइट्रेट का सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन की बात करें या फिर मैकेनिज्म, कैसे हमारे ब्लड में ये वर्क करता है और हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। सोडियम साइट्रेट कन्वर्ट कैल्शियम इनटू अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, सोडियम साइट्रेट क्या करता है, कैल्शियम को कन्वर्ट करता है किसमें, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, ट्राई सोडियम साइट्रेट, देखिए इसका फंक्शन या मोड ऑफ एक्शन का रिएक्शन देखिए। ट्राई सोडियम साइट्रेट कैल्शियम को क्या करेगा, इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में बनाएगा और ये जाके आगे क्या कर देगा, इनहिबिट कोगुलेशन, यानी कि ब्लड को क्लॉट होने के लिए से रोक देगा। अब हम बात करें कि जो हमारा सोडियम साइट्रेट होता है उसका जो उसका कंटेनर होता है, कंटेनर का टैप या कैप किस कलर का होता है, तो लाइट ब्लू हो सकता है या फिर ब्लैक कलर का हो सकता है। ठीक है, उसके जो हमारा कंटेनर होगा उसका ढक्कन का कलर कैसा होगा, या तो लाइट ब्लू हो सकता है या फिर ब्लैक हो सकता है। अब आगे हम बात करेंगे कितने टाइप का होता है सोडियम साइट्रेट। पहला है ट्राई सोडियम साइट्रेट और दूसरा है डाई सोडियम साइट्रेट। ठीक है, पहले हम ट्राई सोडियम के बारे में डिस्कस करेंगे, अगेन हम डाई सोडियम साइट्रेट के बारे में। अब ट्राई सोडियम साइट्रेट का जो कंटेनर होगा उसका ढक्कन का कलर स्काई ब्लू कलर का होगा। जो इसमें कंसंट्रेशन होगी वो 1:90 होगी। यूज कहाँ पे किया जाता है, कोगुलेशन स्टडी के लिए। ठीक है, जैसे कि पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी यानी कि एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डू नॉट प्रिजर्व द सेल मार्फोलॉजी। सेल मार्फोलॉजी के लिए इसको हम नहीं यूज कर सकते या सेल मार्फोलॉजी को नहीं प्रिजर्व कर सकता है। अगला है डू नॉट यूज फॉर सीबीसी। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता। अगला है अफेक्ट एसजीओटी, एसजीबीटी एंड एएलपी यानी कि एल्कलाइन फास्फेट। क्या है, जो हमारा सोडियम साइट्रेट होता है उसका यूज के लिए उसको हम कभी एसजीओटी टेस्ट या एसजीपीटी टेस्ट, ये लीवर के प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, उनको उनकी टेस्ट करने के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। अब जो अगला हमारा डाई सोडियम साइट्रेट होता है उसका कलर
उसका जो कैप का कलर होगा वो ब्लैक होगा दोस्तों। कंसनट्रेट कितना होगा, कंसंट्रेशन 1:4 होगा। यूज कहाँ पे किया जाएगा, ESR। वो भी ESR का पूरा नाम होता है दोस्तों इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट। अभी ESR होगा किस मेथड से, वेस्टर्न ग्रेन मेथड से जब करना होगा तब डाइसोडियम साइट्रेट का यूज करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट है दोस्तों, सोडियम साइट्रेट हमारा 3rd नंबर का हो गया और सोडियम क्लोराइड हमारा 4th नंबर। अगर सोडियम क्लोराइड का नाम आता है तो सबसे जो वीक एंटीकोगुलेंट्स को हम वीक एंटीकोगुलेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वीक एंटीकोगुलेंट। अब इसको हम जानेंगे कि इसके मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म का क्या तरीका है, क्या मेथड है। प्रिवेंट क्लॉट बाय चिलेटिंग एजेंट, प्रिवेंट करता है क्लॉट होने से चिलेटिंग एजेंट के द्वारा, ठीक है। इनहिबिट द ग्लाइकोलिटिक एंजाइम, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम है जिसका नाम है इनोलेज, जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड में ग्लूकोज को ब्रेकडाउन होने के लिए जिम्मेदार कौन सा, इनोलेज एंजाइम जिम्मेदार है। अब हम बात करेंगे जो इसका कंटेनर होगा, फ्लोराइड का कंटेनर होगा दोस्तों, उसका टाइप का कलर ग्रे कलर का होगा। रेशियो कितना होना चाहिए, 2 मिलीग्राम पर ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। अगर हम अगर दोस्तों ऐसे EDTA जो था उसको हम EDTA के कंटेनर को 3 नाम से जानते हैं। पहला हम उसको बात करें तो EDTA जो होगा उसको लेवेंडर कलर भी बोलते हैं और पर्पल कलर भी बोलते हैं, और एक क्या बोलते हैं उसको, पर्पल कलर होगा, लेवेंडर कलर होगा और EDTA वायल बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें जो हमारा सोडियम साइट्रेट होता है और सोडियम साइट्रेट में मिक्सचर किस किस चीज़ की पाई जाती है, सोडियम फ्लोराइड की तथा पोटेशियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। अगर हम यूज की बात करें तो ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए जो हमारे डायबिटीज पेशेंट होंगे उनका ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए करते हैं, GTT टेस्ट के लिए करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, सोडियम फ्लोराइड इज नॉट सुटेबल फॉर एंजाइम डिटर्मिनेशन, इसका यूज कभी भी एंजाइम डिटर्मिनेशन के लिए नहीं किया जाएगा। अब जो हमारे एंटीकोगुलेंट्स बचे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।